नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रदीप सिंह और आप लोग देख रहे हैं इतिहास गंगा। इतिहास गंगा के इस अंक में हम इतिहास के परिचय और वर्गीकरण पे चर्चा करेंगे। वैसे तो इतिहास का परिचय कराना, इतिहास को परिभाषित करना बड़ा ही क्लिष्ट है, कठिन है, लेकिन एक छोटी सी परिभाषा के साथ मैं आपको इतिहास से जोड़ता हूँ। अतीत में हुई कुछ घटनाएं जो आंशिक तौर पे या सामूहिक तौर पे वर्तमान समय में साक्ष्य के रूप में उपलब्ध हैं, वह इतिहास कहलाती हैं। इतिहास के शब्द प्रबंधन पे अगर गौर करें तो इतिहास इति और ह्रास नामक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ह्रास का अर्थ होता है क्षरण या अभाव और इति का अर्थ होता है समाप्ति, अर्थात जिसके क्षरण का समापन हो चुका है, अर्थात जो कि कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है, इतिहास कहलाता है। इतिहास को आंग्ल भाषा में हिस्ट्री कहा जाता है और इस हिस्ट्री नामक शब्द के जनक हैं हेरोडेटस। हेरोडेटस को इतिहास का जनक भी कहा जाता है। मित्रों याद रखिएगा, हेरोडेटस इतिहास के जनक कहलाते हैं, यूनान के रहने वाले हैं। पेशेवर तौर पे तो यह एक इतिहासकार हैं, भूगोलवेत्ता हैं, लेकिन यूनान के अन्य इतिहासकार इन्हें दर्शन शास्त्री भी मानते हैं। इतिहास के अध्ययन और अध्यापन के विषय में अगर गौर करें तो हमेशा से पाया गया है कि इतिहास के अध्ययन और अध्यापन में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी रही है। मित्रों, क्या कला के विषयों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ाया नहीं जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे अन्य विषयों में क्यों, कब, कहाँ, कैसे जैसे शब्दों को जोड़कर नित्य नवीन समस्याओं के समाधान को प्राप्त किया जाता है, वैसे इतिहास में भी इन शब्दों का प्रयोग करके हम अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास हमेशा से अतीत के विषयों के विषय में चर्चा करता रहा है, इसीलिए इतिहास की लेखनी भूतगत रही है। लेकिन हमारे इतिहास के कोश में पुराण नामक एक ऐसा इतिहास कोश है जो भविष्यत शैली में लिखा गया है। मित्रों हमेशा याद रखिए, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि कौन से ग्रंथ भविष्यत शैली में लिखे गए हैं, तो हम उस समय पुराणों को याद करेंगे। पुराण हमेशा भविष्यत शैली में लिखे गए हैं। होगा, गा, गी, गे जैसे शब्दों के प्रयोग के साथ पुराण के वाक्यों को समाप्त किया जाता है। मित्रों, यह तो रहा इतिहास का एक सूक्ष्म परिचय। अब हम आते हैं इतिहास के वर्गीकरण में। सामान्य तौर पर इतिहास को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। लेकिन अगर हम प्राचीन भारत के पहले के विषय में जानें, क्योंकि संपूर्ण अतीत ही हमारा इतिहास है, तो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं या प्रो एंशिएंट हिस्ट्री भी बोल सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल थोड़ा सा विशद इस वजह से है क्योंकि उस समय लिखित साक्ष्य कम प्राप्त होते हैं या जो भी लिपियां प्राप्त हुई हैं उनको पूर्ण सफल रूप से पढ़ा नहीं जा सका है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, यह एक पुख्ता वर्गीकरण है, मोटा माटी वर्गीकरण है इतिहास का। जब हम इतिहास में सूक्ष्म रूप में प्रवेश करते हैं तो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और प्रशासनिक रूप से भी इन विषयों का वर्गीकरण अपनी अध्ययन और अध्यापन की सुविधा के अनुसार किया जा सकता है। प्राचीन भारत या प्रागैतिहासिक काल भारत या हम संपूर्ण विश्व की बात करें तो प्राचीन इतिहास में प्रारंभ होता है मानव का विकास। मानव के विकास के तदुपरांत प्रारंभ होता है संस्कृतियों का विकास और सभ्यता। इस संपूर्ण विकास पर बात करने के बाद जब एक समाज विकसित हो जाता है और विकसित होने के बाद वह मध्य स्तर पर पहुंचता है तो मध्यकालीन स्तर पर इतिहास की बातें की जाती हैं। वर्तमान समय में या इस अंक में मैं केवल भारतीय इतिहास की बात कर रहा हूं, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। मध्यकालीन भारत में 2 प्रमुख डायनेस्टी हैं, मुगल और सल्तनत, या क्रमशः कहें तो सल्तनत और मुगल। लेकिन उत्तर भारतीय इतिहास को पढ़ते पढ़ते अक्सर क्या होता है कि दक्षिण भारतीय इतिहास या क्षेत्रीय राजाओं के इतिहास हाशिए में चले जाते हैं। तो यह हमेशा ध्यान रखना है कि इतिहास को कालखंड के अनुसार पढ़ा जाए और उसके साथ ही दक्षिण भारतीय इतिहास और क्षेत्रीय राजाओं के इतिहास को भी साथ में संलग्न करके रखा जाए। अब आते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। आधुनिक भारत का इतिहास वस्तुतः उत्तरकालीन मुगल सम्राट से प्रारंभ होता है और सन 1964 तक चलता है। लेकिन अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो आधुनिक भारत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आधुनिक भारत में भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ज्यादा महत्वपूर्ण है।
अर्थात लगभग 1857 से लेकर 1947 तक का जो इतिहास है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आने वाले अगले अंकों में हम सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशद और सूक्ष्म चर्चा करेंगे। उन प्रश्नों को बहुत ध्यान देंगे जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों आज का यह अंक समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।